हेलो स्टूडेंट, आज आप लोग हिंदी फर्स्ट में लेसन 18 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है निंदा बनाम समीक्षा। जो साधन संपन्न बड़भागी महापुरुष अपने दोष देखने लगते हैं, उनके दोष मिटते देर नहीं लगती। एक बार गांधी जी से किसी ने पूछा था कि जब सूरदास, तुलसीदास सरीखे महात्मा स्वयं को महापापी बताते हैं, तब हम लोग बड़े बड़े पाप करने पर भी स्वयं को पापी मानकर सकुचाते नहीं। इसका क्या कारण है? गांधी जी ने उत्तर में कहा कि पाप मानने की उनकी गज दूसरी थी और हमारी दूसरी है। सारांश यह है कि दूसरों के दोष उन्हें दिखाई नहीं देते थे और वे अपना क्षुद्र सा दोष सहन नहीं कर सकते थे। तभी तो कहा है, मौसम कौन कुटिल खलकामी, जिन तन दिया ताही बिसरायो, ऐसे नमक हरामी। गांधी जी ने कहा कि स्यालु प्रवृत्ति के लोग अवसर पाकर किसी भी व्यक्ति की अनुपस्थिति में उसकी निंदा करने में बड़ा आनंद लेते हैं। कुछ उसी तरह के व्याख्यान से परिपूर्ण है यह प्रस्तुत ये पाठ। कहते हैं कि ये कलयुग है। कलयुग में इंसान अपने पाप को मानने के लिए तैयार नहीं होता है। वहीं पे हमारे ऋषि मुनि महात्मा और बहुत सारे विद्वान जो अपने पाप को मानने में सकुचाते नहीं थे। ग्रीष्म ऋतु था, साय के 5 बजे थे। दिन छिपने में अभी लगभग 2.5 घंटे शेष थे। धूप भी कम न थी और लू के थपेड़े अपने एवन पर थे। सो ऐसे में आस पड़ोस के लोग प्रायः कूलर की ठंडी हवा में घरों में ही बने रहते। बाजार या पड़ोस में जाने के लिए ये दिन छिपने की प्रतीक्षा में रहते। ऐसे में जब किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, तब यही सोचना पड़ा कि कौन अपने आराम के छोड़कर लू के थपेड़े खाता हुआ यहाँ तक आया है। दरवाज़ा खोला तो सामने पड़ोस के गुप्ता जी सब पत्नी हाथ जोड़े बड़े खिसियाए निपोर रहे थे। मैंने तुरंत हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया, आदर सहित भीतर लाया। ठंडा पानी और बाद में चाय पानी सब हुआ। मैं उनके ऐसे समय पर पधारने चकित था। फिर उन्होंने अपने आने का कोई कारण भी नहीं बताया। बातें चलती रही। मैं जिस कार में लगा हुआ था उसे अधूरा छोड़कर उनकी अनर्गल बातों में रस लेने का दिखावा करता रहा। छोटी मोटी बातों की भूमिका बनाते हुए ये प्रगाढ़ निंदा रस के आनंद की ओर अग्रसर हो रहे थे। न जाने किस किस पर उन्होंने अपने विषैले शब्दों के तीर छोड़े। मेरे पास इसके अतिरिक्त कोई चारा न था कि मैं उनकी बातों के लिए सिर हिलाकर अपनी सहमति देता रहूं, जिससे दुआ सलाम बनी रहे। उन्होंने आस पड़ोस सहित अपने किराएदार तक के लिए बहुत कुछ कहा। मुझे लगा कि यह बोझ उतारने के लिए ही यहाँ आए थे। जब उनका मन हल्का हो गया तब उन्होंने विदा ली। यहाँ इस सब वृत्तांत की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि कुछ दिनों बाद मेरे कानों में एक विपरीत समाचार पड़ा। जिन लोगों के विरुद्ध गुप्ता जी ने बीच उड़ेला था, उनमें से एक को उन्होंने मेरे हवाला देते हुए बताया कि एक दिन हम उनके यहाँ गए। ये तो आपके विषय में बहुत कुछ बातें कर रहे थे। इनमें और कुछ भी जोड़ा घटाया गया। स्वयं वह व्यक्ति मुझे सब बता रहा था। मैंने उससे नहीं पूछा कि ऐसा सुनने पर उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई, परंतु मैं यह अवश्य समझ गया कि निंदा रूपी मद का पान करने का जिसे व्यसन हो गया हो, वो ऐसा ही करता होगा। कवि कह रहा है कि जिस इंसान को निंदा करने की, दूसरों की बुराई करने की आदत पड़ गई हो, वह गुप्ता जी जैसे लोग समाज में आपको मिल जाएंगे और उसी तरह दूसरों की निंदा करेंगे। और अगर आप उनकी निंदा सुनते हैं, आप उसमें उनका साथ देते हैं,
तो कल को वह आपको भी उस निंदा रूपी में आपको दूसरे के प्रति आपके लिए जहर घोल देंगे और आपके प्रति वह भी कह देंगे कि वह आपके बारे में बुराई करता था। जैसा गुप्ता जी सपत्नी कहते हैं, अपनी इच्छा से लोगों का मनचाहा कीचड़ उछाला और फिर कहीं और जोड़ घटा करके निष्पक्षता प्रकट करते रहे। इसका अर्थ हुआ कि गुप्ता जी ने किसी के विषय में कुछ नहीं कहा, बल्कि उन्हें घर बुलाकर लोगों ने निंदा रस पीने को विवश किया। ये उसकी कड़वाहट यहाँ वहाँ वमन करते घूम रहे हैं। निंदा उन अनर्गत बातों की पुलिंदा होता है जिसे कोई व्यक्ति किसी के विरुद्ध उसकी अनुपस्थिति में अवसर पाकर ही खोल कर पढ़ने उनसे लगता ऐसा कार्य घोर ईर्ष्यालु लोग करते हैं। निंदा करना मनुष्य की किसी मनुष्य की रोज की आदत पड़ जाती है। मनुष्य की अनुपस्थिति में उनसे ईर्ष्या जब करने लगते हैं, उनके बढ़ते हुए कदम को जब वह देखकर ईर्ष्या करने लगते हैं, उनके मन में इतनी कड़वाहट भर जाती है कि वह दूर दूर जाकर दूसरों के घर जाके दूसरों से मिलजुल कर उस व्यक्ति के बारे में निंदा करने लगते हैं, क्योंकि बिना निंदा किए उनका पेट ही नहीं भरेगा। ये ईर्ष्यालु ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कुछ करने में असमर्थ होते हैं। सो कुछ लोगों का अपना हितैषी मानकर यह पीड़ा सुनाते फिरते रहते हैं। उनमें से किसी प्रकार भी बात आप कीजिए, एक घुमा फिरा कर निंदा रूपी विष का वमन करके ही डालते हैं। ऐसे लोग जब किसी की निंदा कर रहे होते हैं, तब आप उनकी मुख मुद्रा और हाव भाव देखिए, क्योंकि ऐसे ईर्ष्यालु व्यक्ति कुछ करने में असमर्थ होते हैं, लेकिन दूसरों के घर जाकर अपना हितैषी बनाकर उन्हें अपनी पीड़ा सुनाते हैं और घूम फिर कर निंदा रूपी विष का वमन करते हैं और सभी के मन में उसके प्रति निंदा का विष डालते हैं। ऐसे लोग निंदा कर रहे होते हैं और उनकी मुख मुद्रा जब देखिए तो उनका हाव भाव कितना विचलित कर देता है। जो कुछ किसी के विषय में विपरीत रूप में कहा जाए वह निंदा ही, ऐसा नहीं। किसी के गुण दोष का बखान करना समाज में कोई नई बात नहीं। जहाँ चार आदमी बैठते हैं, कोई भी विषय बातचीत का रूप ले लेता है। कहते हैं कि जहाँ चार लोग बैठते हैं वहाँ कोई ना कोई विषय ऐसा होता है, चाहे वो निंदा हो, चाहे किसी राजनीति पे हो, चाहे किसी की प्रशंसा हो, उसके बारे में वह लोग उनके गुण दोषों का बखान करने लगते हैं। ऐसा लगता है कि समाज के यही बड़े ठेकेदार हैं और समाज को इन्हें ही सुधारना है। निंदा का स्थान पर समझदार लोग समीक्षा की रूप भी अपनाते हैं। समीक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गुण दोषों का ठीक विवेचन किया जाता है। इसमें ईर्ष्या का नहीं, अपितु यदि व्यक्तित्व में कोई दोष या कमी है तो उसे सुधारने हेतु भी अपना मत प्रकट किया जाता है। इसमें पहले व्यक्ति के गुणों का परिचय दिया जाता है और भद्रता पूर्वक यह कहना बन पड़ता है कि उसमें कतिपय दोष ऐसे हैं जो उसके जीवन क्रम के योग्य नहीं हैं। इस भांति धीरे धीरे इन दोषों के प्रति अन्य को जागरूक करते हैं। उन्हें ठीक तरह से समझ लेने पर इनसे छुटकारा पाना भी सहज हो जाता है। ऐसे ईर्ष्या वाले व्यक्तित्व वाले व्यक्ति दूसरों में दोष या कमी देखते हैं, इससे पहले कि वह अपने अंदर किस गुण अपने दोषों को देखें नहीं, बल्कि भद्रता पूर्वक उसके बारे में दूसरों के गुण दोषों का नमक मिर्च लगा के दूसरों के सामने बयान करते हैं। और जो जागरूक होकर उनकी इस निंदा को सुनता है, उससे छुटकारा पाना भी सहज नहीं होता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति हमेशा आपको आके आपके पास दूसरों की निंदा की बखान करेंगे। समीक्षक की स्थिति एक ऐसे सच्चे मित्र हितैषी की होती है।
उसकी मनोवृत्ति का रचनात्मक होना जरूरी है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य एक स्वस्थ पद्धति का निर्माण है। रचनात्मक उद्देश्य पूर्व होने के अतिरिक्त जिस एक अन्य बात के लिए इसकी महत्ता है वह है समीक्षक का स्वयं उन दोषों से परे होना, उनसे मुक्त होना। उसके द्वारा उन्हीं दोषों का विवेचन किया जा सकता है जिनसे वह स्वयं मुक्त होता है, क्योंकि इसी स्थिति में उसे स्वस्थ मार्गदर्शन दे पाना संभव है। कहते हैं कि जो इस तरह की किसी के गुण और दोषों का बखान करता है और निर्माण करता है वह व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं होता है, क्योंकि वह ईर्ष्यालु व्यक्ति जो दूसरों को की बुराई करता है वह उसकी भी बुराई लोग करते हैं। समीक्षा के अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो इसमें स्वस्थ रीति नीति का निर्वहन नहीं करते, इससे या पूर्वाग्रह से ग्रस्त होते हैं। वे निंदा का आश्रय ले लेते हैं। समीक्षा और निंदा में उतना ही अंतर कहना ठीक रहेगा जितना कोयले और हीरे में। आकार प्रकार गुण प्रकृति सभी कुछ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। निंदा करने में मनोवृत्ति लक्षित व्यक्ति को अपने से छोटा सिद्ध करने की होती है, जबकि अपने विषय में यही विश्वास रखा जाता है कि कमियां लेस मात्र भी नहीं है। फलतः उसे लगता है कि वह अन्य सभी की अपेक्षा श्रेष्ठ है। आत्मश्रेष्ठता की इस ग्रंथि को पोषण देने की प्रवृत्ति निंदा की वृत्ति से छुटकारा नहीं पाने देती। निंदा और समीक्षा की सूक्ष्म और अंतर के संबंध में अध्यापक पूरा सिंह ने अपने रचना बायोग्राफी ऑफ स्वामी में एक घटना का उल्लेख किया है। इसके अनुसार स्वामी रामतीर्थ हिमालय के टिहरी क्षेत्र में रह रहे थे। पूर्ण सिंह अपने मित्र के साथ उनसे मिलने गए। कहते हैं कि किसी की समीक्षा करना महत्वपूर्ण बिंदु नहीं है, बल्कि उसे निर्वहन करना यानी उसे निभाना ही सबसे बड़ी बात होती है। ईर्ष्या, जो व्यक्ति ईर्ष्या से ग्रस्त होता है वह किसी की समीक्षा नहीं कर सकता। कहते हैं कि समीक्षा और निंदा का अंतर उतना ही है जितना कोयले और हीरे में। यानी कोयला क्या है, जब जिस तरह हमारा मन कोयले के समान काला होता है हम उसकी दूसरों की निंदा करते हैं, और जो मनुष्य हीरे के समान चमकता है उसका तेज उसकी दोष को नहीं बल्कि उसके गुणों का बखान करता है। उसकी हर मनुष्य में कुछ न कुछ कमियां होती हैं, लेकिन उस कमियों को लेस मात्र ही हो, लेकिन उस कमियों की निंदा न करके बल्कि उसके गुणों का बखान करता है, वह व्यक्ति हमेशा सुखी होता है। स्वामी रामतीर्थ ने उन्हें समझाते हुए कहा कि यह निंदा वर्जित है। पूर्ण सिंह लिखते हैं कि उस समय मुझ में यह कुवृत्ति थी, मैं निंदा करने लगा। स्वामी जी के टोकने पर जवाब था, समीक्षा कर रहा हूँ। स्वामी रामतीर्थ ने हंसते हुए कहा कि समीक्षा का अर्थ दोषों का बखान नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य जब किसी की समीक्षा करता है तो बल्कि उसके गुणों का बखान करता है, बल्कि दोषों का बखान नहीं करता। यही स्वामी रामतीर्थ ने भी कहा। इसका यथार्थ भाव है कि गुणों को प्रोत्साहन, दोषों का निवारण, निंदक दूसरों की कितनी हानि करेगा इसका ठीक आकलन तो परिस्थितियों के अनुसार संभव है। यानी मनुष्य दूसरों के भाव गुण को प्रोत्साहन और दोषों का निवारण करेगा, निंदक दूसरों की कितनी हानि करेगा। कोई भी निंदक दूसरों की कितनी हानि करेगा इसका ठीक प्रकार से आकलन नहीं किया जा सकता। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बाड़ी से लगातार दोषों के वर्णन के द्वारा हम मन की गहराइयों में इन्हें अंकित करते हैं। यह एक सहज प्रक्रिया है, क्योंकि बाड़ी से इन्हें बोलने पर पहले सुनने वाले हम स्वयं होंगे। यदि लगातार इन पर चर्चा की जाए तो समूची
मानसिकता में कुलुस घुलता रह जाता है। धीरे धीरे चिंतन की ये विकृत समूचे जीवन क्रम को दोषपूर्ण बनाती है। कहते हैं कि अगर हम दूसरों के दोषों की निंदा करते हैं और धीरे धीरे वह चिंतन करते करते हमारे जीवन को दोषपूर्ण बना देता है और हमारा जो मन होता है, हमारा जो दिमाग होता है, वो संकुचित स्वभाव का हो जाता है। वह कभी भी किसी अच्छी चीज़ के लिए चिंतन नहीं कर सकता, बल्कि पूरे उसके आसपास उसके जीवन में सिर्फ विकृतियां ही विकृतियां दिखाई देंगी। धर्मशास्त्रों के सूत्र स्पष्टता, कल्याणकारी वचनों को बोलने तथा मन और वाणी की अविचलता को प्रतिपादित करते हैं। इसके बाद भी हम सभी के जीवन में कुछ न कुछ निंदा की वृत्ति घुली हुई है। रामचरितमानस की यह उक्ति सर्वविदित है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग प्राणी। जब समस्त जग में हर कण कण में सिया राम के होने की बात है, तब निंदा किसकी? कहते हैं कि पूरे संसार में जब सिया राम जी की बात है तो निंदा की जाती। वास्तव में यह तो निंदकों से पूछिए, क्योंकि हमें उस निंदा करने वाले व्यक्ति से पूछना चाहिए कि इसका रस कुछ और है, इसका पूर्णतया निष्कासन भी तुरंत संभव नहीं है। इसके लिए एक ही सरल एवं सार्वजनिक उपाय है, निंदा का समीक्षा में परिवर्तन। इसमें औचित्यपूर्ण यही है कि प्रारंभ में समीक्षा का क्षेत्र दूसरों का जीवन क्रम न होकर स्वयं का जीवन व अपने ही क्रियाकलापों को बनाया जाए। इसकी शुरुआत व्यवहारिक गतिविधियों से करनी होगी। कहते हैं कि जो निंदा की समीक्षा में परिवर्तन नहीं करता, उसमें औचित्यपूर्ण यानी उसकी शुरुआत उसकी व्यवहारिक गतिविधियों में कोई अंतर नहीं होता। उसका जीवन क्रम, उसका क्रियाकलाप सिर्फ दूसरों की निंदा और दोषों में व्यतीत होता है। गुण और दोषों की कुछ न कुछ मात्रा सभी में होती है। पूर्णतया गुण विहीन अथवा दोष विहीन शायद ही कोई हो, अथवा कम या अधिक अनुपात में ये दोनों तत्व हमारे जीवन में समाये रहते हैं। तटस्थ भाव अपनाकर पहले गुणों को देखा जाए, उनके प्रति आदर भाव जगाया जाए, पश्चात उन्हीं गुणों के प्रकाश से दोषों को खोज निकालने का प्रयास करें। इस तरह दोषों से सहज विरक्त हो सकेगी। ऐसे स्वच्छ वस्त्रों का वहन महत्व विदित है। वह अपने वस्त्रों पर तनी भी गंदगी को सहज रूप में नहीं ले सकता। उसे तुरंत दूर करके ही चित्त को शांति मिलती है। मनुष्य कहते हैं कि जो दूसरों की गुण दोषों की मात्रा में न समझे और गुण विहीन अथवा दोष विहीन हो, शायद अथवा कम, उसकी आत्मा में दोनों तत्व हमारे जीवन में समाये रहते हैं। हर मनुष्य के अंदर गुण और दोष होते हैं। कहते हैं कि उनके प्रति अपने जीवन में सबसे पहले अपने गुणों को जगाइए और उनका आदर करिए। उन गुणों का भाव जगाएंगे तो उसके पश्चात आपके दोष खोजने निकलेंगे। बहुत खोजेंगे, बहुत प्रयास करेंगे, तब जाके कहीं सहज रूप में उन दोषों को जान पाएंगे। जैसे स्वच्छ वस्त्रों का महत्व क्या है, वहीं पे अगर वस्त्र गंदे हो जाएं तो सहज रूप में आप अपने आप को नहीं पाते, और स्वच्छ वस्त्र पहनने पे आपका मन, आपका चित्त दोनों स्वच्छ प्रवृत्ति का हो जाता है। ठीक ऐसी स्थिति आत्मसमीक्षक की है, जब उसे अपने जीवन में गुणों तथा इनके महत्व का पता चलता है। कहते हैं कि जब आत्मसमीक्षक यानी अपनी आत्मा की समीक्षा हम स्वयं करें, तो अपने गुणों दोषों के महत्व का पता चलेगा और दोष दुर्गुण बुराइयां असहनीय लगने लगती हैं। इन्हें किसी तरह बाहर निकालने देने में ही कल्याण दिखाई पड़ता है। आत्मसमीक्षा के पथ पर बढ़ते हुए कदम उसे समीक्षक की योग्यता प्रदान करता है।
कहते हैं कि जब इंसान अपने अंदर दोष और दुर्गुण और बुराइयों को देखने लगता है और उसे बाहर निकाल देने में ही अपना कल्याण दिखाई देने लगता है। कहते हैं कि जब इंसान अपनी आत्म समीक्षा करता है तो उसे पथ पर बढ़ते हुए कदम उसे समीक्षक की योग्यता प्रदान करता है। उसके कदम बढ़ते हुए कोई रोक नहीं सकता। समीक्षक का कार्य सर्जन की भांति माना जाता है। वह चीर फाड़ तो करता है परंतु बेतरतीब नहीं, जबकि निंदक का कार्य कसाई जैसा है जो निर्भयता पूर्वक अंग भंग करता जाता है। समीक्षक रूपी सर्जन बनने के लिए अनुभव जुटाना होता है, मन में उदारता का वृक्ष लगाना होता है। सर्जन अनेक साल मुर्दा शरीरों पर दंत चित्त को हो अभ्यास में जुड़ता है। इसी प्रकार समीक्षक रूपी सर्जन गुण अवगुण की परख और शब्दों की कटुता तीव्रता के प्रति अपने दृष्टिकोण का लाभ उठाता है। समीक्षक वर्षों अपने क्रियाकलापों एवं चिंतन की समीक्षा करता है। उसके सामने औचित्य की स्वीकृत अनौचित्य का निवारण करके व्यक्तित्व गठन ही एकमात्र उद्देश्य रहता है। सर्जन की कुशलता उसे शल्य क्रिया के लिए चुरुस्त दुरुस्त बनाता है। हमारी अनपढ़ आंखें भले उसके चाकू छुरी चलाने की बारीकी न समझ पाए। कहते हैं कि जिस तरह सर्जन भांति भांति का चीर फाड़ करता है और उसके बेतरतीब करता है, उसी तरह निंदक कसाई का काम करता है, बल्कि निर्भयता पूर्वक उस मनुष्य के शरीर के अंग भंग करता है, यानी उसकी निंदा करता है। जैसे सर्जन अनुभव जुटाता हुआ अपने मन में उदारता करके मुर्दा शरीरों पर भी रिसर्च करता है, अभ्यास में जुड़ता है, उसी प्रकार समीक्षक रूपी सर्जन भी अपनी गुण और अवगुणों की परख करके शब्दों की कटुता की तीव्रता के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलता है। वही समीक्षक क्रियाकलापों एवं चिंतन की समीक्षा करता है। कहते हैं कि जो अनौचित और निवारण व्यक्तित्व गठन ही एकमात्र शल्य क्रिया है, उसी तरह चुस्त दुरुस्त बनाती है हमारी अनपढ़ आंखें भले उसे। हम सोचते हैं कि कोई भी सर्जन चाकू छुरी चला रहा है तो उसे समझ नहीं पाते, बल्कि वह चाकू छुरी क्यों चला रहा है, क्योंकि उन विकृत शरीरियों का रिसर्च कर रहा है। उसे पूरी तरह ध्यान रहता है कि कहीं कोई चीरा धमनी जरूरी अंग अव्यय हो, न कट न जाए, न फट जाए, बिना किसी तरह की क्षति पहुंचाए। विकृतियों को बाहर कर देना उसका अपना कौशल। समीक्षक की यही दशा है कि गुणों को बिना चोट पहुंचाए दोषों को जीवन में मिटा देने में उसकी कुशलता प्रमाण। जिस तरह सर्जन अपनी छुरी चलाने में तत्पर होता है, बल्कि शिरा धमनियों को जो अंग खराब होते हैं उन अंगों को काटकर, उनकी कुरीतियों को काटकर और उन्हें क्षति बिना पहुँचाए, पूरे शरीर को क्षति पहुँचाए बिना बाहर कर देता है। उसी तरह समीक्षक को भी चाहिए बिना गुणों को बिना चोट पहुँचाए उसके दोष को मिटा देने में उसकी कुशलता ही समझी जाएगी। निंदक का काम उन उपद्रवियों जैसा है जो किसी की परवाह किए बिना यूं ही चाकू चला देते हैं। निंदक को भी गुण के द्वारा दोषों से क्या, वह तो जिस तरह अपनी वृत्ति की तुष्टि में अपना मुख सुख मानता है, परिणाम स्वरूप उसे अपना चारों ओर शत्रुता व अप्रमाणिकता के आक्षेपों से सारे जीवन परेशान होना पड़ता है। इन सारे झंझटों में छुटकारा पाने के लिए ठीक यही है कि इसके स्थान पे आत्मसमीक्षा की वृत्ति अपनाई जाए। इससे दोष देखने का कौशल लाभदायक बन सकेगा, साथ ही गुण देखने परखने की एक नई विद्या हाथ लग सकेगी। जैसे जैसे इसमें प्रवृत्ता स्थान ग्रहण करती जाएगी, निज के व्यक्तित्व का विकास एक कुशल समीक्षक के रूप में हो सकेगा। इस प्रकार न केवल हम स्वयं अपने पहले दोष दुर्गुणों से छुटकारा पाएंगे, बल्कि दूसरों को भी इन
विकृतियों से अलग कर सकने में सहायक बन सकेंगे। व्यक्तित्व के समग्र विकास की समीक्षा यह महत्वपूर्ण कुंजी है। कहते हैं कि अगर हम अपने अंदर की निंदा प्रवृत्ति जो है वह छोड़ दें, बल्कि दूसरों के सुख में अपना सुख ढूंढें और अपने दोषों को से दूसरों पे आक्षेप या उन पे कमेंट करने में अगर इन झंझटों से छुटकारा पा जाते हैं तो हमारा जीवन क्या होगा, दोष रहित हो जाएगा और नई विद्या हाथ लगेगी। क्योंकि जब हमारे अंदर दोष खत्म होगा तो हमारे अंदर सिर्फ गुण ही गुण होगा। कहते हैं कि संत महात्माओं ने भी यही कहा है कि इंसान को सबसे पहले अपने अंदर के दुर्गुणों का नाश करना चाहिए और अपने दोषों से छुटकारा पाना चाहिए। जिस दिन आप अपने दोषों, अपनी बुराइयों से छुटकारा पा जाएंगे बच्चों, उस दिन आप सही मायने में अपने गुणों से जाने जाएंगे। अपनी प्रवृत्ति आप खुद एक समीक्षक हो जाएंगे, क्योंकि तब आपको दूसरे की समीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। थैंक यू।